तो चलिए सबसे पहले बात हम करेंगे महाकुंभ की, जहां 3 फरवरी को होने वाले बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौनी अमावस्या पर जो कुछ भी हो उससे सबक लेते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं। फिर चाहे वो श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था हो, श्रद्धालुओं के वहां आने ठहरने की व्यवस्था हो या फिर वहां से वापस लौटने की व्यवस्था हो, हर चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न आए। संगम की रेती पर लगे दुनिया के सबसे बड़े मेले में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां आस्था की डुबकी लगाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। यहां न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सभी एक सुर में इस सनातनी उत्सव का आनंद ले रहे हैं। व्यवस्था इतनी ज्यादा सुपर है, इतनी अच्छी व्यवस्था, हर जगह सफाई वाले, और हम तो गंगा किनारे जाते हैं तो वहाँ थैली लेकर के घूमते हैं। सफाई कर्मी एक एक पन्नी एक एक कागज उठा रहे हैं। The crowd is super big and super huge, but I think in general the feeling is very very good to be. Public बहुत ज्यादा आ रही है, तो इस वजह से प्रशासन का पूरा ध्यान है। ये व्यवस्था बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं? जनता को भी व्यवस्था बनाना कर चलिए, जनता भी बढ़िया से चले। ये 18 ओरे में जो घुसते हैं ये न घुसे, इसी से भगदड़ होता है। मौनी अमावस्या के बाद से मेले में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में यहां मौजूद पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। ड्रोन के जरिए निगरानी, आसमान पर आप देख सकते हैं प्रयागराज के आसमान पर यहाँ पर ड्रोन जो है लगातार निगरानी रख रहा है। साथ ही साथ जमीन पर यहाँ पुलिस बल जो है वो तैनात है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है। लगातार लोगों का रेला लगा हुआ है। जो संगम में स्नान करने आ रहे हैं वो लोग, साथ ही साथ लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। लाउड हेडर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, क्योंकि उनकी वजह से भी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनको कहा जा रहा है कि सड़क से वो थोड़ा अंदर की तरफ कर ले अपनी रेडी पटरी, ताकि किसी को भी जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। माघ पूर्णिमा, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के स्नान के बाद अब 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले विशेष स्नान को लेकर सुरक्षा समेत सभी व्यवस्थाओं पर खास फोकस किया जा रहा है। बसंत पंचमी को देखते हुए आपको हम बता दें, पहले से ही प्रशासन जो है वो चाक चौबंद हो चुका है। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं या संगम की ओर जा रहे हैं, उन्हें समझाकर लाइन में भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर लाउड हेलर के जरिए देखिए किस तरह से लोगों को अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने लाइन में ही चले। लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है और लोगों को हर तरह की मदद करने के लिए लगातार तैयार है। मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ और उसके बाद हुई घटना को देखने के बाद आपको हम बता दें कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो और तैनात कर दी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों को भी अलग से सहूलियत दी जा रही है। जो महिलाएं हैं, महिला पुलिस, उनको भी तैनात किया जा रहा है। और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो कहीं भी ठहरे नहीं, कहीं भी रुके नहीं और लोग लगातार आगे बढ़ते रहे ताकि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक फुल एक्शन में है और 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने के लिए तत्पर है। इसी सिलसिले में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने भी महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद अब प्रशासन अगले शाही स्नान की तैयारी में जुट गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात समेत तमाम अधिकारी अब जो 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर होने वाला शाही स्नान है उसकी तैयारी में लग गए हैं। जगह जगह जाकर के वो देख रहे हैं कि किस तरीके से अब अगले अमृत स्नान की तैयारी की जाए। अब
भविष्य में जो होने वाले अमृत स्नान है वहां पर ऐसी कोई समस्या न आए, इसको सुनिश्चित करने के लिए ही अधिकारी यहां पर मौका मुआयना कर रहे हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव अमृता विजात सर हैं। सर, मौनी अमावस्या के स्नान के बाद अब बारी अगले अमृत स्नान यानी वसंत पंचमी की है, उसको लेकर के कितनी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि अभी सफाई के कार्य को देखने के लिए आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सुरक्षा और स्वच्छता। ठीक है, तो स्वच्छता को ये देखने के लिए आए कि हमारा किस प्रकार से सब सेक्टर्स में बांट के और लोगों को लगा रहे हैं और मशीन्स को डिप्लॉय किया गया ताकि जो निस्तारण की जो प्रक्रिया है वो और फास्टर हो। संगम नोज पे भीड़ बहुत ज्यादा और बोटलनेक नोज में भीड़ होती है, तो संगम नोज में सेक्टर्स तो बटे हुए हैं, ठीक है, जोन भी बटा हुआ है उनमें, परंतु हम और लोग लगा रहे हैं, उनमें कार्य विभाजन इस प्रकार से कर रहे हैं ताकि निरीक्षण और जो उसका आउटकम है उसको बेटर मॉनिटर कर सके। ये वसंत पंचमी को लेकर के मैन पावर भी बढ़ा रहे हैं कि मशीनरी अगले पावर मशीनरी वगैरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा डिप्लॉयमेंट अप्रोप्रिएट है। महाकुंभ में अमृत स्नान को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। यही कारण है कि इन स्नान की तिथियों पर संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। अमृत स्नान पर 3 डुबकी लगाने से पूर्ण कुंभ का पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा यमुना के साथ ही प्रयागराज में सरस्वती अदृश्य रूप से विद्यमान है और बसंत पंचमी मां सरस्वती के पूजन का विशेष दिन रहता है। इसलिए बसंत पंचमी पर आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही स्नान दान और पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन भी संगम की रेती पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु होंगे, जिसको लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। महाकुंभ के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु बड़ी संख्या में लेटे हनुमान जी का दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं, इसलिए वहां भी सुरक्षा के और विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़े, इसके लिए पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रुके नहीं, श्रद्धालुओं को दर्शन करना हो, आप लोग लाइन में लग कर कतारबद्ध तरीके से मेरे लेटे हनुमान जी का दर्शन। प्रयागराज में हर कोई यानी कि करोड़ों भक्त जो संगम में आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वो आस्था की डुबकी लगाने के बाद अगर कहीं पर आते हैं तो ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर होती है। इसीलिए पुलिस प्रशासन को काफी चौकस रहना होता है और लोगों को खास करके अब जबकि भीड़ करोड़ों में है उसको कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, ये जानने के लिए सीओ कॉरिडोर इस वक्त यहाँ पर वेद प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए, यहाँ पर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे सामने जो जिग-जैग बैरियर्स बने हुए हैं, उनके थ्रू ही हम भीड़ को छोड़ते हैं, श्रद्धालुओं को छोड़ते हैं। और इस गेट जो सामने गेट दिख रहा है उसके बाहर भी जिग-जैग लगा रखा हम लोगों ने, वहां से एंट्री देते हैं, वहां से रेगुलेट करते हैं, दूसरी बार यहां से रेगुलेट करते हैं और जितनी भीड़ अंदर आ सकती है उतने को ही हम अंदर लेते हैं। एक बार भीड़ निकलने के बाद ही हम दोबारा प्रवेश देते हैं। और ये भी पूरा आपने वन वे बना रखा है? वन वे बना रखा है और बीच बीच में हर लाइन के बीच में हमारे सुरक्षाकर्मी नियुक्त हैं। वसंत पंचमी को लेकर, इस खास करके मंदिर परिसर को लेकर के, इस कॉरिडोर को लेकर के क्या विशेष आप लोग भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ उस दिन जबरदस्त होगी, बहुत ज्यादा होगी? जी हाँ, उसके बारे में तैयारी चल रही है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के इस संबंध में गोष्ठी भी अभी चल रही है, वर्तमान में भी चल रही है और उनसे जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसका हम लोग पालन करेंगे, पूरी सतर्कता के साथ पालन करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे और बाकी गंगा मैया हनुमान जी इसको पार भी करेंगे। जो घटना हुई वो बेहद दुखद थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आगे अब ऐसी कोई घटना पुनः न होने पाए इसके लिए हम लोग पूर्णतः सचेत होकर के कार्य कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सब के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँचना भी जारी है, जिनमें से कुछ का विशेष उद्देश्य भी रहता है। साइकिलिस्ट हमें दिखे और यहाँ पर तिरंगा झंडा हम देख पा रहे हैं, इनके साइकिल में लगा था, तो हमने इनको रोका और हमने जानने की कोशिश की कि दरअसल ये हैं कौन, आए कहाँ से है और प्रयागराज आने का इनका मकसद क्या है। क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते भारत, मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं देवरिया से 19 दिसंबर को निकला था सेना सम्मान साइकिल यात्रा पे। ये शहीद सैनिक सम्मान साइकिल यात्रा है। ये यात्रा 47,000 किलोमीटर की है और कम से कम 900 दिन तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है शहीद सैनिकों के परिवार को आर्थिक मदद देना, लाइक कि अगर जिनको जो सरकारी सहयोग से वंचित हो जाते हैं किसी कागजी त्रुटियों की वजह से या उस लेवल के होने की वजह से जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमें लेना कहाँ से है, अगर बेटा शहीद हो गया या जो भी,
तो बच्चों की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, बच्चियों की शादी में 20 लाख का योगदान। अगर छत नहीं है तो परिवार के लिए छत, जमीन उनकी होगी, घर हम बनवाएंगे। ये क्या है? ये गैस किट है? हाँ, इसमें गैस किट है, छोटा वाला वो है स्टोव है, और छोटा वाला सिलेंडर है इसमें है। हाँ, और इस वाले बैग में मेडिकल किट है जो उस साइड में है, और बाकी इसमें आपका। और ये जो सामने में आपने लगा रखा है, ये स्लीपिंग बैग है -10 डिग्री। नहीं, मैं 24 को आ गया था प्रयागराज में, और 24 से मैं लगातार हूँ, और अभी 6 तारीख तक रहूंगा। और इसके बाद आगे कहाँ? यहाँ से डायरेक्ट मैं काठगोदाम चला जाऊंगा, और काठगोदाम से फिर यात्रा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, और पंजाब। तमाम मुख्यमंत्रियों से भी मिलने का आपका कार्यक्रम है। महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान सकुशल संपन्न कराना मुख्य उद्देश्य है, और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से संतोष शर्मा और श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ के बाद अब आपको खेलों का महाकुंभ दिखाते हैं जो चल रहा है किला रायपुर में। लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर किला रायपुर गांव में किला रायपुर रूरल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसे मिनी ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। 1933 से इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 1 दशक अपना पूरा करने वाली है ये ओलंपिक गेम्स। यानी यहाँ पर गांव के खेल, शुद्ध भारतीय खेलों को यहाँ पर दिखाया जाता है। तमाम टीमें जो गांव से हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, और शुद्ध देसी ओलंपिक की एक एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे आपके लिए लेकर आया है। आज पहला दिन रहा, 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम होगा, और आज के दिन की क्या क्या हाइलाइट्स रही आपको दिखाते हैं शुद्ध देसी ओलंपिक। ये तस्वीरें हैं पंजाब के लुधियाना की। यहाँ के किला रायपुर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के आगाज पर गजब की रौनक दिखी। खेलों के साथ साथ यहाँ गिद्दा, भांगड़ा जैसे पंजाबी नृत्यों के शानदार रंग भी बिखरे। लोग किसी भी गेम का हिस्सा, किसी ओलंपिक का हिस्सा नहीं देखेंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि ये पंजाब ओलंपिक, इसीलिए इसको मिनी ओलंपिक कहा जाता है। हमने आपके करतब देखे, कमाल कर दिया आपने। कितनी प्रैक्टिस करते हैं? बचपन तो फादर साहब करते थे, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ पीढ़ी कर रहे हैं। कितनी एज होगी आप सबकी? उम्र कितनी है? मेरी तो हैगी 30 है, सारा कोई 17 साल का, कोई 40 साल का, कोई 35 साल का। एक और बुजुर्ग शख्स भी देखे थे, वो उनकी क्या उम्र? उसकी 75 75 साल। एक बार बुलाएंगे जरा उनको, जरा उनसे भी बात की जाए। वो 75 साल के बुजुर्ग जिनको आपने देखा था करतब दिखाते हुए, और सबसे बड़ा और अहम करतब हम जब गली मोहल्लों में देखा करते थे कि एक लोहे का रिंग है और उसमें से 2 लोग निकल रहे हैं, लेकिन 2 नहीं, वहाँ पर 3 लोग निकलते हैं। सत श्री अकाल जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤਬ ਵੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। देसी खेलों के इस ओलंपिक्स में कई प्रचलित खेलों के अलावा दूसरे खेल भी शामिल हैं। मसलन रस्साकशी, ट्रैक्टर रेस, गिल्ली डंडा, कोकला छपकी, किकली, चिचो चिच गनेरिया और गिटा पत्थर। पर इन खेलों को देखिए 1933 से ये गेम्स शुरू हुई थी। यहाँ पर इन गेम्स को कराने का और इन तमाम खेलों को करवाने का मकसद यही है कि जो आपके शुद्ध देसी गेम्स है ना, शुद्ध देसी ओलंपिक इसलिए हम कह रहे हैं, वो आप यहाँ पर परफॉर्म कीजिए। पहले दिन के खेल में 400 मीटर की रेस में बच्चियों ने रिकॉर्ड बनाया। छोटे छोटे बच्चे जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, 9 साल की उम्र है आपकी। कब से भाग रही हैं?
कितने साल हो गए? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। और मैंने सुना एक नया रिकॉर्ड बनाया आपने। यस। आपको कितने प्राइज भी मिला? अच्छा बताओ क्या क्या खाते हो? दाल, मूंग की दाल, चने, बादाम, काजू, दूध। बड़ी नेचुरल डाइट खाते हो। कैसा लगा आज दौड़ के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और इनके कोच भी हमारे साथ हैं। क्या रिकॉर्ड आज इन्होंने कायम किया? मैम इन्होंने अपना अंडर 10 का 1500 मीटर का 6:12 का बिश्नोई का रिकॉर्ड है, वो इन्होंने 15:41 की लगाई। किसने शहीद भगत सिंह अकेडमी मेरठ से है, हम खेकड़ा बागपत से। और इन्होंने अपना जो अंडर 10 का जो गर्ल्स का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया यहाँ पे पंजाब की धरती पे आके। और ये रेसेस आपने देखी 400 मीटर रेस जिसमें इन्होंने अपना ही एक रिकॉर्ड कायम किया। लड़कियों ने हॉकी में भी अपना हुनर दिखाया। गोल करने पर टीम की एक खिलाड़ी को नकद इनाम भी मिला। इस गेम में जैसे मैं आपको बता रही थी कि जीतने वाली टीम को तो प्राइज मिलता है, लेकिन इस बार खास है, आपको मिला ना प्राइज? इनको मिला है। कितने पैसे मिले? 2000। कहाँ है? निकाल के दिखाओ। 2000 की पार्टी होगी? क्या होगा? हाँ जी मैम, पार्टी होगी। क्या खाया जाएगा? मैम जेड़ा कुछ ये कहणगे आधा जाऊगा। 2000 गए। हाँ जी मैम। क्योंकि इन्होंने गोल किया है तो यहाँ पर एक NRI आए हैं, उन्होंने एक रखा था ये कि जो भी टीम की लड़की गोल करेगी उनको अपार्ट फ्रॉम द कैश प्राइस अलग से वो अपनी तरफ से पैसे देंगे। तो आपने गोल किया तो आपको मिला। कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैम ये कोई मतलब टीम गेम में तो सभी का होता है, वो एक का नहीं होता है। सभी को बॉल देके टीम बिल्डअप करते हैं तभी गोल होता है। इसीलिए वो कह रही है ना कि पैसे पे आपका ये हमारी यूनिटी है। यस मैम। क्या मंगवाया जाएगा? हम जूस पियेंगे बाहर जाके। हाँ जी हमारे एनर्जी डाउन हुए ना, अभी हम जूस पियेंगे मैम। इन देसी खेलों के उत्सव के लिए विदेशों में बस चुके लोग भी आते हैं, जो अपनी तरफ से भी खिलाड़ियों को प्राइज देते हैं। प्राइज मनी बहुत अच्छी होती है इस बार। अभी जो हॉकी मैचेस चल रहा है ना, उसमें कोई कैनेडियन है NRI, उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि वो यहाँ पे आए देखने के लिए, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस गेम में जो भी लड़की गोल करेगी उसको मेरी तरफ से 1000 अपार्ट फ्रॉम वो जो कि इनको मिलेगा। सबसे ज्यादा प्राइज मनी 1.5 लाख गई है अभी तक की, जो कि हॉकी टीम को पिछली बार मिली थी। और उसके बाद 1 लाख जो कि रनर अप को मिली थी। और फिर उसके बाद इंडिविजुअल स्पर्धाओं में 31,000, 51,000 वो सारी प्राइज मनी होती है। इसके अलावा ट्रॉफीज वगैरह होती है। पहले इन खेलों में बैलगाड़ियों की रेस को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जाता था, जो साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से हो नहीं पाया। गेम्स का जो अगर ओल्ड हिस्ट्री देखा जाए तो 1933 से हमारी ये गेम शुरू हुई। रस्साकसी वगैरह ऐसे गेम पहले होते थे। उसके बाद में धीरे धीरे बैलगाड़ी इंट्रोड्यूस होगी, बैलगाड़ियों की रेस। 1933 के बाद ये समवेयर इन 2014 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है बैन लगा दिया गया था। और हम लोग पशु क्रूरता के नाम लेके जी पशु क्रूरता, क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट का सहारा लेकर के पिछले 27 फरवरी 2024 को वो हमें पंजाब सरकार को वापस मिल गया, जिसमें प्रेसिडेंट साहब की नॉड आ गई। फिलहाल तो 2 फरवरी तक चलने वाले इस किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक्स में 6500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें किला रायपुर गेम्स की आपके विरासत, आपके साहित्य, आपकी संस्कृति के साथ जोड़ती हुई रहेंगे। उनके साथ तो बढ़ेंगे आगे। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये शुद्ध देसी ओलंपिक, शुद्ध देसी खेल जो आपको किला रायपुर से हम लगातार दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं नवजोत रंधावा, किला रायपुर से। चलिए अब आपको बजट की खबर भी दे देते हैं, क्योंकि कल मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब भी बजट पेश होता है सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को होती हैं। नौकरी पेशा लोग टैक्स पेयर्स में सबसे ऊपर रहते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा नजर इस बजट पर नौकरी पेशा लोगों की ही रहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस भी इस बार नौकरी पेशा लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को थोड़ी राहत देने का है। लेकिन देखना ये होगा कि मोदी 3.0 के बजट में किसको क्या मिलता है।
संसद के तमाम सत्रों में लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा बजट सत्र पर ही टिकी होती हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज उसका आगाज हो गया। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस मंत्रों का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। उनकी आवासीय 40 दिनों के इस सत्र में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 2024 के आम चुनाव के बाद मोदी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। हर साल की तरह इस बार भी मिडिल क्लास को आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बार भी उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि इनकम टैक्स में कोई छूट मिलेगी या नहीं। राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए बड़े संकेत दिए हैं। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहाँ मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। मिडिल क्लास टैक्स के बोझ से राहत मिलने की उम्मीदें लगाए बैठा है, जिसमें 3 लाख के बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट के बढ़ने की भी उम्मीद है। इस समय देश में इनकम टैक्स की 2 व्यवस्था हैं, जिनमें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम है। टैक्स एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ सकती है। सबसे पहले मिडिल क्लास के लिए राहत, ये सबसे बड़ी मांग है और ये सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन भी कि इस बार सरकार का फोकस होगा आम आदमी को किसी तरीके से राहत प्रोवाइड करने का, मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत प्रोवाइड करने का, जिसका जरिया हो सकता है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं या फिर इनकम टैक्स जो अभी लिया जाता है उसमें कुछ राहत प्रोवाइड करना। अब ये हो सकता है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए तक की, इसे बढ़ाया जाए या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ चीजें चेंज की जाएं या फिर जो लोअर जो टैक्स बैंड में लोग आते हैं उनके लिए ये थोड़ी और राहत को बढ़ाया जाए। साल 2020 में मोदी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा की थी। सेविंग नहीं कर पाने वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए ये अच्छा विकल्प है। न्यू टैक्स रिजीम को सरकार की तरफ से पहले विकल्प के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन 2 साल पहले यानी साल 2023 के बजट में सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया, जिसके बाद टैक्स पेयर्स खुद ब खुद न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जबकि ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में जाने के लिए उसके विकल्प को चुनना पड़ता है, तरीका नया हो या पुराना। मगर जानकार मानते हैं कि टैक्स ज्यादा है और महंगाई के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से मध्यम वर्ग ने खर्चों में कटौती कर दी है। डिमांड कम होने का असर मार्केट पर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? ताकि लोगों के हाथों में पैसा थोड़ा ज्यादा आए, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो काफी धीमी गति से अब ग्रो कर रही है। अगर आप देखें 5.4% तक के हिसाब से फिलहाल भारत की इकोनॉमी ग्रो होती हुई नजर आ रही है, जो कि कई महीनों के लोअर स्तर पर है। अब इसे बूस्ट करने के लिए एक चीज जरूरी है और वो है कंजम्पशन और डिमांड, जो कि काफी कम नजर आ रही है। रूरल एरियाज में थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है, लेकिन अर्बन डिमांड अभी भी काफी कम है। तो लोगों के हाथों में जैसे ही पैसा आएगा तो इस डिमांड में बढ़त होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी कंजम्पशन की बूस्ट की वजह से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है, जो कोरोना महामारी के दौरान आई गिरावट के बाद से सबसे कम ग्रोथ रेट मानी जा रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि देश के विकास दर और रोजगार पैदा करने के लिए आधारभूत ढांचों को विकसित करने में पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पर सरकार का जोर हो सकता है। उसकी झलक इस बजट में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जो कैपेक्स है, जो कैपिटल आउटले है, वो फिर से बढ़ सकता है, यानी कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कैपिटल आउटले सरकार बढ़ा सकती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है वो और दिया जा सकता है।
इसमें आप देख सकते हैं रेलवेज का क्षेत्र आ जाएगा, डिफेंस का क्षेत्र आ जाएगा, जहां पर ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं और काफी सरकार का भी फोकस रहने वाला है इस बार के बजट में भी। असंगठित क्षेत्र में छोटे और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है, जो बड़े पैमाने पर देश में रोजगार पैदा करने का बड़ा माध्यम है। इस बार भी देश के करोड़ों लोगों को इस बजट से काफी आशा है, ताकि उन्हें भी बूस्ट मिल सके। दिल्ली से साक्षी खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।